कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है जी.आई. जो। हमें दिखाया जाता है जी.आई. जो 12 साल की थी तब उसके पिता की डेथ हो गई थी। ऐसे में उन्हें अपना घर बेचना पड़ा। जी.आई. जो अब एक कंपनी में काम करती है और उसका सपना है कि वह अपने पुराने घर को फिर से खरीदे, पर उसकी सैलरी इतनी नहीं है और वह अपनी जॉब से भी खुश नहीं है। दूसरी तरफ हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम है मिंग। मिंग एक प्रॉपर्टी डिजाइनर है और वह खुद का काम शुरू करना चाहता है। मिंग अपना प्रोडक्ट डिजाइन एक इन्वेस्टर को दिखाता है, पर इन्वेस्टर कोई इंटरेस्ट शो नहीं करता और वहां से चला जाता है। रात के समय मिंग को घर जाते हुए दिखाया जाता है और जी.आई. जो भी अपने घर की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। आश्चर्य की बात यह है कि मिंग और जी.आई. जो दोनों एक ही अपार्टमेंट में रह रहे हैं, जहां मिंग अपार्टमेंट में सन 1999 में रह रहा है और जी.आई. जो साल 2018 में। यहाँ से कहानी एक इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है जब दोनों की एक्टिविटीज एक दूसरे को अफेक्ट करती है। हमें दिखाया जाता है कि जी.आई. जो बाथ टब में नहा रही है और दूसरी तरफ मिंग खुद के लिए खाना बना रहा है। इसी बीच बर्तन धोते समय मिंग अपने सिंक में जी.आई. जो की ड्रेस पाता है और जी.आई. जो अपने बाथ टब में मिंग का फेंका हुआ कचरा। इसे देखकर दोनों कुछ समझ नहीं पाते और सोच में पड़ जाते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन ज्यादा थके होने के कारण वह इस बात पर ध्यान नहीं देते और दोनों बेड पर जाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह अनजाने में ही मिंग को जी.आई. जो के हाथ से एक जोरदार तमाचा पड़ता है और दोनों एक दूसरे को देखकर घबरा जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। जी.आई. जो मिंग को चोर समझकर उसे मारने लगती है और मिंग भी खुद को बचाकर इधर उधर भाग रहा होता है। तब उन्हें समझ आता है कि दोनों के कमरे मर्ज हो गए हैं। तभी मिंग जी.आई. जो के कमरे की खिड़की से बाहर देखता है और वहां बादल छाए हुए होते हैं। जी.आई. जो मिंग की खिड़की से बाहर देखती है जहां पर मौसम साफ दिखाई देता है और धूप खिली हुई होती है। मिंग जब अपने घर से बाहर निकलता है तो उसे कुछ बदलता हुआ नजर नहीं आता, पर पीछे से जी.आई. जो जब मिंग के दरवाजे से बाहर आती है तो वह शॉक्ड हो जाती है क्योंकि यह सन 1999 में था। यह देखकर जी.आई. जो घबरा जाती है और वे दरवाजा बंद कर देते हैं। अब जी.आई. जो के साथ जब मिंग उसके दरवाजे से बाहर निकलता है तो वह देखता है कि यह सन 2018 चल रहा है और टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। मिंग भी यह देखकर घबरा जाता है और दोनों दरवाजा बंद करके अंदर आ जाते हैं। दोनों समझ जाते हैं कि वह एक ही अपार्टमेंट में अलग अलग टाइमलाइन में रह रहे हैं। अब वे कमरे के दोनों दरवाजों को एक साथ खोलने का डिसाइड करते हैं, पर ऐसा करने से दोनों के कमरे और तेजी से सिकुड़ने लगते हैं। अब दोनों हताश हो जाते हैं। इसी बीच जी.आई. को याद आता है कि 1999 में उसके पिता जिंदा थे। वह मिंग से कहती है कि तुम मुझे अपने साथ 1999 में ले चलो ताकि मैं अपने पिता से मिल सकूं। मिंग उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। जी.आई. जो अपने पिता से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है और वहां पहुंचकर वह देखती है कि उसके पापा 10 साल की जी.आई. जो के साथ खेल रहे हैं। वह बहुत इमोशनल हो जाती है और दौड़कर अपने पापा के पास जाने लगती है। तभी अचानक उनके आसपास अर्थक्वेक आने लगता है और तेज हवा चलने लगती है, जिससे वह अपने पिता से नहीं मिल पाती और गुस्सा होकर वह अपने घर लौट आती है। अब मिंग कहता है कि जैसे तुम्हें मैं 1999 में ले गया था, तुम मुझे अपनी टाइमलाइन में ले चलो। जी.आई. जो उसे अपना एडवांस लैपटॉप दिखाती है, जिसे देखकर वह बहुत एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि 1999 में वही पुराने कंप्यूटर्स चल रहे हैं। अब मिंग 2018 में खुद को देखना चाहता है, इसलिए वह इंटरनेट पर अपना नाम सर्च करता है। तभी अचानक फिर से अर्थक्वेक आने लगता है और दोनों समझ जाते हैं कि उनके पास्ट और फ्यूचर के लोगों से वे कांटेक्ट नहीं कर सकते। ऐसा करने पर फिर से अर्थक्वेक आएंगे। जी.आई. जो मिंग को कहती है कि इस तरह हम एक दूसरे के डोर ओपन करके बाहर नहीं जा सकते। तुम्हारे डोर को तुम ओपन कर सकते हो और मैं तुम्हारे साथ बाहर जा आ सकती हूँ। मेरे डोर को मैं ही ओपन कर सकती हूँ और तुम मेरे साथ बाहर आ सकते हो। अगले सीन में एक साइंटिस्ट और एक अमीर बिजनेसमैन को बात करते हुए दिखाया जाता है, जिसमें साइंटिस्ट बिजनेसमैन से कहता है कि हमने वह डायमेंशनल टाइमलाइन क्रिएट कर लिया है, पर वह अपनी जगह ना होकर सिटी के कहीं दूसरी तरफ ओपन हो गई है और किसी भी तरह हमें उस जगह को ढूंढना होगा। बिजनेसमैन के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही होती है कि कैसे वह अपनी टाइमलाइन का उपयोग करके और ज्यादा अमीर बन सके। अब मीटिंग खत्म हो गई है, पर बिजनेसमैन का चेहरा अभी भी रिवील नहीं किया गया है। रात के समय जी.आई. जो और मिंग को दिखाया जाता है जो कि सो नहीं पा रहे होते। जी.आई. जो मिंग से कहती है कि मेरे पिता बचपन में मुझे छोड़कर चले गए और जब भी मुझे उनकी याद आती है मैं उनकी कार की चैन को देखकर उन्हें याद करती हूँ। लोन न चुका पाने की वजह से हमने अपने घर को खो दिया है और एक दिन मैं अपने घर को फिर से खरीद लूंगी। इस तरह इमोशनल बातें करके वह पूरी रात बिता देती है। अगले दिन सुबह दोनों उठते हैं और ऑफिस के लिए निकलते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जी.आई. जो एक अमीर आदमी से शादी करना चाहती है और वह भी एक शर्त पर कि जब वह उसके घर को फिर से वापस खरीद कर देगा, और इसलिए वह बहुत सारे लोगों को डेट करती है पर कोई भी उसकी शर्त नहीं मानता। एक दिन हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी उसकी शर्त मान जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा घर वापस खरीद कर दूंगा और हम वहाँ
वहाँ पर दोनों के नाम की नेम प्लेट लगाएंगे। पर ऐसे छोटे मोटे खर्चे के लिए वह कैश कैरी नहीं करता। इस पर जीआई जो उसे एटीएम से पैसे निकाल कर देती है। पैसा लेकर वह आदमी वहाँ से चला जाता है पर वापस लौट कर नहीं आता। तब जीआई जो को पता चलता है कि वह एक चोर था जिसने उसे ठग लिया है और जीआई जो बहुत अपसेट हो जाती है और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन करने तक वह बैंक के बाहर ही बैठी रहती है। दूसरी तरफ मिंग अपने ऑफिस के रेस्ट रूम में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वह देखता है कि बाहर उसका बॉस और मैनेजर एक और एम्प्लॉय के साथ बात कर रहे होते हैं। बॉस के जाने के बाद मैनेजर एम्प्लॉय से कहता है कि हम अपने बॉस को फंसाकर उसके सारे पैसे ऐंठ लेंगे और मैनेजर ऐसे ही अपना प्लान अपने एम्प्लॉय को बता रहा होता है। तभी उन्हें बाथरूम में कुछ गिरने की आवाज आती है और वह देखते हैं कि वहाँ पर मिंग उनकी बातें सुन रहा होता है। मैनेजर मिंग से कहता है कि तुम्हें अपना बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे की जरूरत है, मैं तुम्हें पैसे अरेंज करके दे सकता हूँ पर तुम यह बात किसी को नहीं बताओगे। मिंग ऐसा करने के लिए हामी भर देता है। कुछ देर बाद मैनेजर मिंग को अपने कैबिन में बुलाता है और कहता है कि मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं, तुम्हारे पास ऐसा क्या सबूत है। और यह कहकर मैनेजर उसे नौकरी से निकाल देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जीआई जो एक ज्वेलरी शॉप में काम कर रही होती है। तभी उसकी मुलाकात उसके बचपन की दोस्त जिया से होती है जिसकी शादी एक अमीर आदमी से हुई होती है। यह बात वह जीआई जो को बताती है। जीआई जो कहती है कि हाँ मैंने भी एक अमीर आदमी से शादी की है और मेरा हस्बैंड बहुत बिजी रहता है। यह सुनकर जिया उससे कहती है कि तुम आज रात अपने पति के साथ हमारे घर पर डिनर के लिए आना। यह कहकर जिया वहां से चली जाती है। अब एक झूठ के चलते जीआई जो बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसका कोई पति नहीं है और अमीर तो बिल्कुल नहीं। तब उसे एक तरकीब याद आती है और वह मिंग को उसके हस्बैंड होने की एक्टिंग करने के लिए कहती है और उसके लिए एक सूट रेंट पर लेकर आती है और मिंग को इस तरह तैयार करती है कि वह एक अमीर आदमी लगे। अपने फ्रेंड के पास पहुंचने पर वह मिंग को अपना हस्बैंड कहकर इंट्रोड्यूस कराती है। सब कुछ सही चल रहा होता है। फिर खाना आने पर मिंग उसे जल्दी जल्दी खाने लगता है और अपना कोट उतार कर रख देता है। जिया और उसका हस्बैंड को हैरानी तब होती है जब मिंग के कोट पर लिखा हुआ देखते हैं कि यहाँ पर कोट रेंट पर दिए जाते हैं। इस बात से अनजान मिंग खुद को एक बड़ा बिजनेसमैन बताता है और एक बड़ी कंपनी का ऑनर बताता है। यह सुनकर जिया और उसके हस्बैंड हंसने लग जाते हैं। इसी बीच जीआई जो भी अपनी रिंग को बहुत ही महंगी डायमंड की रिंग बताते हुए दिखाती है जो कि उसके हाथ से निकलकर आग के पास चली जाती है और देखते ही देखते वह गल जाती है। यह सब देखकर जिया और उसका हस्बैंड हंसने लग जाते हैं और जीआई जो शर्मिंदा होकर अपने घर आ जाती है और मिंग के सामने रोने लगती है। तभी वहाँ टीवी पर एक लॉटरी का शो चल रहा होता है जिसे देखकर वह लॉटरी खरीदकर अमीर बनने का प्लान बनाने लगते हैं और अगले दिन लॉटरी में कौन सा नंबर निकलेगा इसका पता लगाने लग जाते हैं और मिंग की टाइमलाइन 1999 में जाकर उस नंबर वाली लॉटरी टिकट को खरीद लेते हैं। उनको पता है कि जिस नंबर की टिकट उन्होंने खरीदी है वही विन करेगी, इसलिए अब जीआई जो उसे अपने टाइमलाइन में लाकर एक बार में ले जाती है और वहाँ वह खूब ड्रिंक करते हैं और एंजॉय करते हैं। उन दोनों के पास पैसे न होने के कारण जीआई जो अपना पर्स बार में गिरवी रखवा देती है, यह कहकर कि वह बहुत महंगा पर्स है और कल वह पैसे लेकर अपने पर्स को ले जाएगी। अगले दिन एज एक्सपेक्टेड उनकी लॉटरी लग जाती है पर जैसे ही वह लॉटरी टिकट को लेकर जाते हैं उसमें से नंबर गायब हो जाते हैं। यह देखकर वे दोनों निराश हो जाते हैं क्योंकि वह अपने फ्यूचर को बदल नहीं सकते। रास्ते में चलते हुए वे एक बड़ी एडवर्टाइजमेंट स्क्रीन पर मिंग को देखते हैं जो कि 2018 की टाइमलाइन में एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है। दोनों बहुत शॉक्ड हो जाते हैं और जहां मिंग इंटरव्यू दे रहा होता है वह वहां पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने पर फिर से अर्थक्वेक आने लग जाता है और फ्यूचर मिंग के दिमाग में जीआई जो से जुड़ी यादें आने लगती है जो कि उसने 1999 वाले मिंग के साथ में बिताई थी। इसी दौरान मिंग के हाथ में चोट लग जाती है और इसका असर फ्यूचर वाले मिंग के हाथ पर भी पड़ता है। इससे पता चलता है कि जो कुछ भी मिंग करेगा इसका असर फ्यूचर वाले मिंग पर भी पड़ेगा। अब पिक्चर क्लियर होती है और हमें बताया जाता है कि फर्स्ट सीन में जो बिजनेसमैन दिखाया जाता है वह और कोई नहीं फ्यूचर वाला मिंग होता है और उसके साथ वही मैनेजर होता है जिसने कभी उसे जॉब से निकाला था। वह मैनेजर फ्यूचर मिंग से कहता है कि 1999 वाला मिंग इस टाइमलाइन पर आ गया है और उसकी ही मेमोरीज आपको आ रही है और यह आप पर भारी पड़ सकता है। अब मिंग 1999 में अपनी टाइमलाइन में जाकर अपना रेजिग्नेशन लेटर मैनेजर को देता है। दूसरी तरफ फ्यूचर मिंग जीआई जो से मिलता है और उसे डेट पर ले जाता है पर जीआई जो फ्यूचर मिंग से मिलकर उतनी खुश नहीं होती जितना वह 1999 वाले मिंग के साथ रहकर होती है। फ्यूचर वाला मिंग उसे एक महंगे होटल में ले जाता है पर फिर भी जीआई जो को कुछ ना कुछ अधूरा सा लगता है। इसी बीच फ्यूचर मिंग उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम 1999 वाले मिंग के साथ रहती हो पर अगर तुम ऐसा करती रही तो मेरा फ्यूचर अफेक्ट होगा और जो मैं आज हूँ मैं वह नहीं रह पाऊंगा। मेरे कुछ एम्बिशंस हैं और मैं उन्हें पूरा करना चाहता हूँ। अगर तुम 1999 वाले मिंग से नहीं मिलती तो इसके बदले मैं तुम्हें अपने बचपन का घर वापस दिला दूंगा। जीआई जो ऐसा करने के लिए मान जाती है पर इसलिए नहीं कि उसका घर उसे वापस मिल जाएगा बल्कि मिंग के ब्राइट
फ्यूचर के लिए। घर आकर जीआई जो बहाना बनाती है कि उसे किसी और जगह अच्छी जॉब मिल गई है, इसलिए वह अब यहाँ से जाना चाहती है। अगले दिन जीआई जो अपना सामान पैक करके घर से बाहर चली जाती है और मिंग को छोड़कर जाने से वह दुखी होकर रोने लगती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जीआई जो घर से बाहर जाते समय दरवाजा को लॉक नहीं करती और उसका दरवाजा खुला रह जाता है, जिससे मिंग जीआई जो की टाइमलाइन में जा सकता था। अब मिंग अपनी टाइमलाइन में जाता है और वहां देखता है कि मैनेजर ने अपने बॉस को बेहोश कर दिया है और उसे जबरदस्ती शराब पिला रहा है। वास्तव में मैनेजर अपने बॉस को ऐसे मारना चाहता था जिससे उसकी मौत एक एक्सीडेंट लगे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जीआई जो बहुत समय बाद अपने घर लौटी है पर फिर भी वह उदास है। तभी जीआई जो के घर पर फ्यूचर मिंग आता है और उसे वही पर्स लाकर देता है जो उसने रेस्टोरेंट में गिरवी रखवा दिया था। इसी बीच जीआई जो नोट करती है कि मिंग के कोट पर वही रेंट वाला स्टिकर लगा हुआ है और वह समझ जाती है कि यह 1999 वाला मिंग है। वह बहुत खुश होती है और दोनों किस करते हैं। इसके बाद जीआई जो कहती है कि हमें अब से नहीं मिलना चाहिए क्योंकि यह तुम्हारे फ्यूचर को अफेक्ट करेगा, जो कि मैं नहीं चाहती। ऐसा कहकर जीआई जो मिंग को वहां से जाने के लिए कहती है। दोनों बहुत दुखी होते हैं और रोते हैं। वापस अपने अपार्टमेंट में लौटने के बाद मिंग को मैनेजर का कॉल आता है जो उसे एक अर्जेंट काम के लिए एक ब्रिज पर आने के लिए कहता है। वह बहुत कंफ्यूज्ड था कि नौकरी छोड़ने के बाद भी उसे मैनेजर क्यों बुला रहा है। असल में मैनेजर अपने बॉस को मारने के लिए मिंग की हेल्प चाहता था। मिंग उसे ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें भी यह काम नहीं करने दूंगा। तभी मिंग को रियलाइज होता है कि मैनेजर और फ्यूचर मिंग ने अपने बॉस को मार दिया था। तभी मिंग को कंपनी के मैनेजर की पोस्ट मिली थी और ऐसा करते हुए ही वह अमीर बना था। अब कार की डोर ओपन होने पर मिंग कार की चैन को देखता है, जिसे देखकर उसे याद आता है कि यह वही चैन है जिसे अपने हाथ में लेकर जीआई जो अपने पिता को याद करती है। वह समझ जाता है कि वह बॉस और कोई नहीं जीआई जो का पिता ही है। अब मिंग डिसाइड करता है कि जो मिस्टेक उसने पास्ट में की थी वह उसे नहीं दोहराएगा और फिर वह मैनेजर को भगाकर अपने ओनर को बचा लेता है, जिससे हमें दिखाया जाता है कि फ्यूचर मिंग गायब हो गया है और जीआई जो को उसके पिता वापस मिल गए हैं। अब टाइमलाइन चेंज होने से उसके आसपास भी सब कुछ बदलने लगता है। यह देखकर मिंग अपार्टमेंट की तरफ भागता है। जीआई जो को भी मिंग की तरफ भागते हुए दिखाया जाता है और दोनों एक जगह आकर मिलते हैं। फिर जीआई जो गायब होने लगती है। मिंग जीआई जो से कहता है कि अब तुम अपने पास्ट में आ जाओगी और मुझे भूल जाओगी, पर मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और एक दिन तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। ऐसा कहते रहने पर जीआई जो गायब हो जाती है। फिर हमें ठीक 8 साल बाद का समय दिखाया जाता है जिसमें जीआई जो अब बड़ी हो गई है और वह एक स्ट्रीट पर अपना फेवरेट म्यूजिक सुनते हुए उसकी तरफ आने लगती है, जहाँ पर मिंग भी खड़ा रहता है। मिंग जीआई जो को देखकर धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगता है। तभी जीआई जो उस पर हमला कर देती है और गुस्से में पूछती है कि क्या तुम चोर हो, मेरे पास इस तरह क्यों आ रहे हो। तब मिंग सोचता है कि क्या हमें फिर से लड़ाई करके ही अपने प्यार की शुरुआत करनी पड़ेगी और इसी तरह मूवी का दी एंड हो जाता है।